मेरा मानना है कोई भी धार्मिक संस्थान खुले उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी चाहिए, ये जरूर जो है होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में जो संजौली के अंदर मुद्दा हुआ है उसके अंदर जिस बेबाकी से आपने एक स्टैंड लिया है इलीगल कंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट, इट वाज नॉट अ क्वेश्चन अबाउट कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी, वो एक बिल्डिंग की बात थी कि बिल्डिंग इलीगल है, और मैं समझता हूँ कि कानून के दायरे में रखे जो है उसका एक्शन जो है वो कड़ाई से होगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर 3-3 महीने तक भी सैलरीज जो है वो पेंडिंग रहती हैं और फिर एकदम से डाली जाती हैं। आई थिंक दैट इज द मेजर कंसर्न। ऐसी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हिमाचल प्रदेश के नहीं है कि तनख्वाहें ना हम लोग दे सकते। वीरभद्र जी के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशंस थे, बट बीच में ऐसे रूमर्स भी उठे थे कि बीच में थोड़ी सी अनबन होगी हुई है। अनबन होती नहीं है, वो कराई जाती है, जो चाटुकार होते हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ही बोल सकते हैं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी के अंदर आपको क्या अच्छा लगा जो आपने डिसाइड किया कि मुझे NSUI में काम करना? 95-98 तक तो राजनीति के बारे में मुझे आर भी नहीं पता था। रूरल डेवलपमेंट समझ में आती है सर, बट एग्जैक्टली पंचायती राज के अंदर आता क्या है? पंचायती राज इज अ 3 टायर सिस्टम। सबसे पहले प्रधान होता है, उससे ऊपर लेवल में BDC बोलते हैं, उसके ऊपर जिला परिषद होता है, तो ये 3 टायर सिस्टम है। जय श्री राम दोस्तों, VR हिमाचल की इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ गेस्ट हैं मिस्टर अनिरुद्ध जी। कोटी रियासत के राजा हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, बहुत देर से ज़िला परिषद में भी इन्होंने काम किया हुआ है, कसुम्पटी के 3 टाइम MLA रह चुके हैं, आज के टाइम पे रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री को हेड कर रहे हैं। आज भी प्यार से लोग इन्हें भैयू कहते हैं, कई पुराने लोग आज भी राजा साहब कहते हैं। तो सर, वेलकम टू द VR हिमाचल पॉडकास्ट। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे कोटी रियासत की थोड़ी सी हिस्टोरिकल रेलेवेंस जानना चाहता हूँ। हम लोगों ने बुशहर के बारे में सुना है, कुटलहर के बारे में सुना है, थोड़ा सा कोटी के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, मैं कोटी के बारे में बोलना चाहूँगा। ये हमारे जो बुजुर्ग थे, फोर फादर्स थे, वो एक्चुअली पहले ब्राह्मण्स थे। पिलग्रिमेज पे कांगड़ा आए, उस टाइम गोरखा वॉर चल रही थी। राजा संसार चंद जी होते थे, कांगड़ा के राजा होते थे, तो उनको किसी ने बोला कि स्पाइज आए हैं और आक्रमण करना चाहते हैं, इनकी मंशा ये है। तो उन्होंने रात को ही जो है आक्रमण किया और सभी पिलग्रिम जो थे, तीर्थयात्री थे, उनको जो है मौत के घाट उतारा। उसके बाद इतिहास ऐसा बताता है और बुक्स में भी एंटर है, उनको कोढ़ हुआ, काफ़ी इलाज के बाद वो ठीक नहीं हो पाए, तो किसी ने बोला कि आपने ब्रह्म हत्या करी है, आप इसको आप एक उनमें से एक बच्चा जो है वो जीवित है, आप उसको ढूंढिए, और अगर वो आपको माफ़ करता है तो आप जो है यू विल बी क्योर्ड। उस बच्चे को ढूंढा गया, उसको मनाया गया, अपनी बेटी के साथ उन्होंने उसकी शादी करी और कुटलैड राज्य स्थापित जो है, उस टाइम कुटलैड राज्य जो है वो स्थापित किया, जो कि आज ऊना में पड़ता है। और उसके बाद वहाँ से जनरेशन्स, जब काफ़ी जनरेशन्स हो गई वहाँ पे, तो वहाँ से 5 बहन भाई जो है वो यहाँ पे शिमला में आए और उन्होंने कोटी रियासत की स्थापना करी। उनमें से 4 भाई थे, चंद, चिड़ू, सुगु, भोगू और जयश्री नाम था एक बहन का। तो आज के टाइम में चंद जो हैं वो कोटी में हैं, चिड़ू जो हैं वो आप भज्जी रियासत बनी थी, या सुन्नी बोल सकते हैं जो आज के समय में वो थी। जो सुगु हैं वो महाराज देवता महाराज के रूप में बने, और च्योक के साथ ही बखोग नामक स्थान पड़ता है, वहाँ पे उनकी द्योठी बनी है। जयश्री माता जो है वो धीरेज की देवी के नाम से जो है वहाँ पे स्थापित हुई। और जो भोगू है, भोगू का परिवार जो है, 4 गांव आज भी जो है वो ग्राम पंचायत चोग के अंदर 4 गांव जो है वो पड़ते हैं। तो ये जो है कोटी रियासत का जो है इतिहास मैं आपको बता सकता हूँ। तो हम लोग वी आर डिसेंडेंट्स ऑफ नाउ चंद, यस, एंड माइन इज द 29th जनरेशन आउट हियर। सर, मैंने सुना है कि जो आपकी फैमिली है वो महाकाली की भक्त है, क्या ये सच है? जी देखिए, जब राजस्थान से आए थे तो माँ भगवती, माँ तारा कई नाम हैं, आप किसी भी नाम से भगवान को को लिस्ट को आप ले सकते हैं। तो कुछ लोग माँ काली बोलते हैं, कुछ हम लोग माँ तारा बोलते हैं, माँ भगवती बोलते हैं।
तो वो जो है जिसको बोलते हैं वो गाची समझते हैं, मेरे ख्याल से गाची आप समझते होंगे, जो यहाँ पे आपके साथ रहती है। तो गाची में साथ आए थे और वो साथी जो है जहाँ भी हम जाते हैं तो हमारे साथ ही वो रहते हैं। अगर हम घर भी शिफ्ट करेंगे तो वो भी साथ में, हम हमारे को, हमारी मान्यता है, बिलीफ है, वो हमारे साथ ही जो है वो शिफ्ट होते हैं। आपने राजस्थान की बात की, तो करंटली आपके ससुराल भी राजस्थान में ही है? जी, राजस्थान में है प्रेजेंटली। ऊंचा ठिकाना है प्रेजेंटली जो है, वैसे तो चित्तौड़गढ़ के साथ ही पड़ता है, जिले में है, पर बाकी उदयपुर में जो है सारा रहन सहन जो है वो उदयपुर राजस्थान में ही है। सर, आप राजा हैं, फिर आपने ये सोशल एक्टिविटीज़ में आने का डिसीजन कैसे लिया? आपने जिला परिषद के अंदर भी काम किया, आपने यूथ कांग्रेस को स्टेट और नेशनल लेवल के ऊपर हेड भी किया, एंड देन व्हाट वाज द मोटिवेशन कि आपने फिर एमएलए के इलेक्शंस के लिए लड़ने का डिसीजन लिया? व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट? देखिए, जहाँ तक आप राजा की बात कर रहे हैं, ये अब पुरानी बातें हो गई है, मैं समझता हूँ। हम लोगों ने मेहनत से, बचपन से ही मेहनत से, एट द एज ऑफ 14, कई लोग जानते हैं शिमला में या हिमाचल में बहुत लोग हमारे साथी लोग हैं, 14 साल की उम्र में ही हम लोगों ने पैसे कमाने, अर्न करना शुरू कर दिया था। वो हालात होते हैं, तो ये राजा रजवाड़ों के समय जो है, मैं समझता हूँ वो चले गए हैं, और अगर आप सेवा करेंगे तभी लोग आपको मानेंगे, मैं समझता हूँ। पहले कॉलेज टाइम से हम लोगों ने एनएसयूआई में काम किया और इतने एक्टिव नहीं थे। 98 में शिमला में हम लोगों ने, एमएलए साहब खड़े हुए थे कांग्रेस के, उनके लिए हम लोगों ने काम किया। सर्कल हमारा बहुत शुरू से ही, क्योंकि बड़ी छोटी उम्र में जो काम करने लग गए थे, तो सर्कल एक व्यवहारिक सर्कल जिसको बोल सकते हैं, एक दोस्ती, वो हर जगह जो है धीरे धीरे विद द पीरियड ऑफ टाइम बनती गई। उसके बाद हम लोगों ने यूथ कांग्रेस में ही काम किया स्टेट के अंदर। 2003 के बाद माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी थे, तो उनके पास हम लोग जाते थे, तो उन्होंने हमेशा गाइड किया हमको। और 2005 दिसंबर में मैंने जो है पहला इलेक्शन लड़ा था। वो लड़ा बड़ी विचित्र से ही, जिसको बोल सकते हैं, आज अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो खुद पे भी विश्वास नहीं होता है। हादसा कुछ नहीं था, छोटी सी बात थी, क्योंकि शहर में एक्चुअली मैं नॉर्थ बैंक तारा हॉल के पास पड़ता है स्नो व्यू, मैं वहाँ रहता था, बचपन से वहीं रहे। गांव में तो कभी हम लोग रहे नहीं थे, और 2 नंबर वार्ड पड़ता था। तो मैं हमेशा ये सोचता था कभी चुनाव लड़ने की स्थिति हो तो कॉरपोरेशन का इलेक्शन में लड़ूंगा। वहाँ से कांग्रेस की अधिक, कभी हारते ही थे, मतलब कभी जीतते नहीं थे, तो लेकिन सर्कल हमारा अच्छा था। तो ऐसे दिमाग में एक होता है, उस उम्र की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 2003 में हमारी कुछ ज़्यादा उम्र तो नहीं थी, 22-23 साल 24 साल की उम्र थी, तो तब सोचते थे कि यहाँ से हमने कॉरपोरेशन का चुनाव हम भी लड़ सकते हैं। उसके बाद 2005 में जब चुनाव आए, जिला परिषद के, पंचायती राज के चुनाव आए, तो कुछ एक हमारे ही बुजुर्ग, गांव के क्षेत्र के बुजुर्ग आए और मुझे बोला कि टीका साहब, आपको हमने चुनाव लड़ाना है जिला परिषद का। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे कोई गुरेज नहीं है बताने में, कई लोगों से भी बात करता हूँ। उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि जिला परिषद होता क्या है, तो मैंने उनको सिंपल सा बोला कि जिला परिषद होता क्या है। तो उन्होंने बड़ी सरल भाषा में मुझे समझाया, आज तो वो इस दुनिया में नहीं है, कि जिला परिषद आधा एमएलए होता है। ओके। एमएलए हम समझते थे कि एमएलए क्या होता है उस टाइम, और मैंने कहा इसमें हमारे को कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं। बोला एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही नहीं आपको, 3 महीने में एक बारी चाय और समोसा खाना है, और कुछ करना नहीं होता है काम। मुझे भी हंसी आई उस टाइम के, ये लोग, ये तो ठीक है। काफ़ी अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के मैंने बोला कि ऐसी प्रपोजल आ रही है, हम क्या करें। तो अधिकतर सभी ने मना किया कि हमारे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है चुनाव लड़ने का। चुनाव लड़ने के लिए भी मैनेजमेंट चाहिए होता है, और लोग चाहिए होते हैं, लोगों में जान पहचान चाहिए होती है। तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है, तो चुनाव लड़ने का आप इरादा छोड़ दें। परंतु मैं समझता था, क्योंकि शिमला में लगभग हर गली में, मैं आज भी हर गली जानता हूँ, किसका घर कहाँ पे है, कौन सी गली में है, लोअर बाजार, मिडिल बाजार, माल रोड, बस स्टैंड, कृष्णा नगर, ये सारे क्षेत्र जो हैं उस टाइम बहुत परिचित हुआ करते थे। मैंने सोचा यार चलो, इतना दोस्ती जिसको बोलते हैं, एक सर्कल हमारा शुरू से ही बहुत बड़ा सर्कल रहा है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलो चुनाव तो हारना है,
चुनाव तो लड़ लेते हैं, हारने के लिए लड़ेंगे, एटलीस्ट कुछ नहीं होगा तो जान पहचान तो हो जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इसके तहत मैं चुनाव लड़ा और मैं सौभाग्यशाली था कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया और पहले चुनाव में मैं 1300 वोट से जीता। सर ये भी सुनने में आता है कि जो राजा वीरभद्र जी थे उनके साथ आपके फैमिली रिलेशंस भी थे। जी, राजा वीरभद्र सिंह जी वैसे तो रॉयल फैमिली से थे और मेरे पिताजी के साथ, मेरे पिताजी उनके जूनियर हुआ करते थे इन स्कूल ऑल्सो, इन बिशप कॉटन स्कूल जूनियर हुआ करते थे। और उस टाइम बहुत कम लोग हुआ करते थे, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन कम थी। स्कूल्स में अगर 10 बच्चे आ रहे हैं, 50 बच्चे आ रहे हैं तो एक दूसरे को जानते थे कौन सी किसकी फैमिली से हैं। तो उनका जो है आशीर्वाद मेरे फादर साहब के ऊपर भी हमेशा एक बहुत रिस्पेक्ट के साथ हमेशा रहा। जब तक हमारे फादर गुजरे नहीं थे तब तक नौकरी में भी थे, तब तक बहुत पारिवारिक रिलेशन रहे। उनका घर आना जाना, मेरी ग्रैंड मदर थे, तो एक क्लोज फैमिलीज हुआ करती थी। कोई दिक्कत आई तो हमेशा राज साहब के पास पूरी फैमिली जाया करती थी। हॉली लॉज में ही मेरे बुआ है हमारे, वो लोग जाया करते थे। उनका बचपन जो है हॉली लॉज में जो है गुजरा है। तो एक बहुत जिसको बोलते हैं घनिष्ठ, जिसको बोलते हैं संबंध जो है हॉली लॉज के साथ हमारे परिवार का पहले भी था, आज भी। तो सर आई कैन टेक अ एजुकेटेड गेस कि 95-98 के पीरियड के अंदर आपने सोचा हुआ था कि मुझे पॉलिटिक्स की तरफ जाना है, मुझे एज अ कार्यकर्ता वर्क करना है, या फिर यू वर इंक्लाइंड टू समवेयर। नाउ माय पॉइंट इज कि उस टाइम पे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज मैच्योर हो रही थी, निकल के बाहर आ रही थी। कांग्रेस की आइडियोलॉजी के अंदर आपको क्या अच्छा लगा जो आपने डिसाइड किया कि मुझे NSUI में काम करना है? देखिए 95-98 तक तो राजनीति के बारे में मुझे आर भी नहीं पता था। हमारे दिवंगत दोस्त हैं बिल्कुल भाई की तरह, आज वो नहीं रहे हैं, आदर्श जी, उन्होंने मुझे राजनीति के अंदर जो है प्रेरित किया। उनसे हर बार डिस्कस करते थे। तो 98 में शिमला में काम करने के लिए उन्होंने हमारे को प्रेरित किया कि आप शिमला में आप काम करें। और उस टाइम पार्टी का, मैं नहीं समझता पार्टी का कुछ हमारे दिमाग में भी था। हालांकि माय फैमिली वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टू कांग्रेस, राजा साहब की वजह से। लेकिन खुद का उस 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में कोई ऐसा पार्टी वाला मामला ज़्यादा नहीं था। तो उन्होंने मुझे जो है बोला शिमला में काम करना है। शिमला में हम लोगों ने काम किया, इलेक्शन आए, बीजेपी गवर्नमेंट बनी, हम लोग अपने अपने काम को प्रेफरेंस देने लग गए पॉलिटिक्स के छोड़ के। उस टाइम बीजेपी सरकार बनी थी, हमारे माननीय दिवंगत लीडर बीजेपी के आदरणीय नरेंद्र बरागटा जी, वो यहाँ शिमला से लड़े थे, मंत्री बने थे उस टाइम। उनके साथ भी मेरा बिल्कुल पारिवारिक रिश्ता रहा है हमेशा। तो 2002 जब आया, 2002 के करीब उन लोगों सभी ने ये निर्णय किया, 2-3 जने थे, उन्होंने ही मुझे बोला कि अभी ऐसा है कि अभी अगली जो कांग्रेस गवर्नमेंट आ रही है और बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो नहीं आएगी और काम तो हमारे को कुछ नहीं है। और यू विल नॉट बिलीव, हम लोगों ने कभी राजनीति लाभ नहीं लिया, कोई काम नहीं लिया आज तक कि हमारे को ठेकेदारी का लाइसेंस दे दो, हम ठेकेदारी करनी, आज तक टिल डेट। तो उस टाइम तो कोई समझ ही नहीं थी जिसको बोलते हैं। 2002 तक तो मेरे को ये भी नहीं पता था, क्योंकि काम में हम लोग इतने इन्वॉल्व थे, पॉलिटिक्स में नहीं थे, कि हिमाचल में ज़िले कितने हैं। अगर आप बाहर जाएंगे, आम आदमी से पूछेंगे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, कौन कौन आया, उनको भी नहीं पता होगा किसी को भी। ये जनरल ट्रेंड रहता है, क्योंकि सब लोग अपने अपने जो राजनीति में, मैं समझता हूँ कि जो इंटरेस्ट नहीं रखते, वो इन सब चीज़ों से जो दूर रहते हैं और अपने पढ़ाई में या काम धंधों में ही अपने मसरूफ़ रहते हैं। सिर्फ अब तो व्हाट्सएप या मीडिया चैनल्स, इनकी वजह से जो है थोड़ा अवेयरनेस आई है, पहले इतनी नहीं हुआ करती थी। तो 2002 में पुनः जो है मैं राजा वीरभद्र सिंह जी से मिला और सभी ने बोला कि काम तो हमारा कुछ है ही नहीं, आप साथ रहेंगे तो एक आइडेंटिफिकेशन रहती है कि ये एक लीडर के क्लोज हैं या उनका आशीर्वाद जो है आपके साथ है। तो कुछ एक छोटे मोटे काम हल्के फुल्के पड़ते हैं, कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, कोई कनेक्शन लेना है, तो वो अपने आप जो है वो इजीली हो जाते हैं, कोई इसमें ज़्यादा बस ये छोटी छोटी बातें होती हैं। तो हम लोगों ने 2002 में जो है पुनः जो है राजा साहब के साथ हॉली लॉज जाके उनसे मैंने बात करी। रानी प्रतिभा सिंह जी, उनका आशीर्वाद पूरा हमेशा रहा है हमारे ऊपर, उनके साथ जो है बात करी उस टाइम। उसके बाद इलेक्शंस आ गए थे, हम लोग चौपाल दौरा रानी साहब के साथ हमने
मैं चौपाल गया हूँ, मंडी पूरा घुमा है उनके साथ। उनके जो है जब लोकसभा इलेक्शन, सॉरी विधानसभा इलेक्शन जो है जब 2003 के हो रहे थे, उनके साथ मैंने पूरा मंडी ज़िला घूमा। और थोड़ा फिर इंटरेस्ट जो होता है, और हमारा सर्कल जो है फिर पॉलिटिकल जो है कांग्रेस का, धीरे धीरे पॉलिटिकल सर्कल और दोस्ती वो बनती रही। वो भी गाइड करते रहे कि अभी आप ऐसे करिए। जैसे तो मैंने आपको पहले बताया 2005 में तभी जो है एक विचार, उसके पहले कॉरपोरेशन का आया, कॉरपोरेशन चुनाव लड़ूंगा। फिर लोगों ने मुझे, क्षेत्र के लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी कि आप जिला परिषद लड़िए, ओपन सीट है। तो मैं लड़ा, 1300 वोट से जीता पहला इलेक्शन। और 2007 में जब सरकार 2007 में कांग्रेस गवर्नमेंट 6 महीने पहले जो है वो गिर गई थी, इलेक्शंस अनाउंस हो गए थे। उसके बाद मुझे समझाया कि आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में आप अपने जो है वहाँ संगठन का काम करिए। संगठन जो है वो पार्टी से भी जो है ऊपर होता है, मुझे यही गाइड किया। तो मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मुझे मेरी एक सबके साथ मैं समझता हूँ कि किस्मत जो है, मेहनत के साथ किस्मत भी राजनीति में बहुत ज़रूरी है। दिल्ली गया, 3-4 महीने 5-6 अपॉइंटमेंट्स ली मैंने 5-6 महीने के अंदर। कई बार मिलती थी, कई बार नहीं मिलती थी। अशोक तंवर जी, वो तब राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के हुआ करते थे, उन्होंने मुझे टीम में डाला। जो डायरेक्ट राहुल जी की डिस्कवर इंडिया उस टाइम एक प्रोग्राम हुआ था, तो उस टाइम के कई साथी जो हैं आज हमारे साथ हैं। और मेरे को उड़ीसा भेजा गया, उसके बाद मुझे गुजरात भेजा गया, पंजाब भेजा गया। इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ यूथ कांग्रेस में। सब काफ़ी आम आदमी का वो बना था, हमारा अक्स करके बना था, आम आदमी का सिपाही। उसमें मैं कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। मतलब विभिन्न संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों में अलग अलग पदों की भूमिका निभाते हुए लगभग हमने कोई 2.5 साल जो है, आप बिलीव नहीं करेंगे, 23 से 24 दिन घर से बाहर रहते थे पूरे हिंदुस्तान में। चाहे आप जब ये मनरेगा आया था एक्ट, राहुल जी लेके आए थे मनरेगा का एक्ट, हमें आंध्र प्रदेश भेजा गया, हमारे को गांव में ठहराया गया, आदिवासियों के गांव में ठहराया गया। उनके हालात देखे हमने, वो बेचारे कैसे रहते हैं वहाँ। यही सोच के जो राहुल जी ने आम आदमी का ये मनरेगा का एक्ट लेके आए थे। तो सारा घूमा और हमारे को एक्सपोजर भी हुआ, हमने सीखा भी। सभी लीडर से हमारे को गाइडेंस भी मिली। हमारे आदरणीय जितेंद्र भंवर साहब उस टाइम जो है यूथ कांग्रेस के इंचार्ज हुआ करते थे, AICC सेक्रेटरी हुआ करते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा सभी यूथ के लड़कों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है अपने समय में, जब वो तो रहे हैं। तो यही चलता रहा। 2010 में पुनः मैं वापस आ गया। 2010 में सीट दोबारा ओपन थी, मैं वापस आया शिमला और चुनाव पुनः लड़ने के लिए मैंने तैयारी करी 2010 की, क्योंकि सीट ओपन थी। और मैं जो है करीबन 14,000 वोट में 9,000 वोट मेरे को उस टाइम मिले थे। वो यही था क्योंकि संगठन की ताकत इतनी थी, इतनी हमारे को समझ आ गई थी उस टाइम कि आपने मैनेज कैसे करना है, आपने एक अपनी टीम कैसे बनानी है। क्योंकि 2.5-3 साल हो गए थे हमारे को बाहर रह के काम करते हुए। वापस आया, दोबारा मुझे जो है ज़िला परिषद लड़ने का मौका मिला, अच्छी वोट से जीते। और मुझे चेयरमैन जो है ज़िला परिषद चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट शिमला का उस समय जो है माननीय वीरभद्र सिंह जी उन्होंने बनाया। मैडम विद्या स्टोक्स जी, वो CLP लीडर हुआ करते थे उस समय। आदरणीय कौल सिंह जी उस टाइम PCC के अध्यक्ष हुआ करते थे। सभी ने डिसाइड किया, ज़िला परिषद मुझे चेयरमैन बनाया गया। 27 जनवरी 2011 को मुझे चेयरमैन बनाया गया ज़िला परिषद का। और 1.5 साल का, पौने 2 साल का पीरियड रहा, क्योंकि उसके बाद 2012 दिसंबर में मुझे पार्टी ने टिकट दे दी थी, कांग्रेस की टिकट सुमटी विधानसभा क्षेत्र से। मैं 2012 में लड़ा, लोगों का बहुत आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा। फिर मैं 2017 में पुनः मुझे मौका मिला, कांग्रेस ने दिया मुझे। मैं दोबारा जो है 2017 में दोबारा चुनाव लड़ा हूँ। फिर 2022 में पुनः जो अभी चुनाव हुए उसमें मुझे मौका दिया गया, मैं उसमें लड़ा हूँ। और अभी मिनिस्टर जो है वो कांग्रेस पार्टी ने मुझे, और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, राहुल जी, प्रियंका जी उन्होंने। सर करंटली आपके पास अभी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री है। रूरल डेवलपमेंट समझ में आती है सर, बट एग्जैक्टली पंचायती राज के अंदर आता क्या है? दैट इज समथिंग वी वांट टू अंडरस्टैंड। देखिए, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज वैसे तो कहने को 2 अलग डिपार्टमेंट हैं, पर ये भाई बहन का रिश्ता है। रूरल डेवलपमेंट में फंडिंग आती है,
ये और कार्य जो है वो रूरल डेवलपमेंट से, स्कीम्स जो होती है वो रूरल डेवलपमेंट की होती है। जो पंचायती राज है दैट इज़ फॉर, एक फंडिंग एजेंसी होगी समझ लो, एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगी। ओके, पंचायती राज के अंदर आप ब्लॉक्स रख लीजिए, उसमें स्टाफ रख लीजिए, जेईज होते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं, जीआरएस होते हैं, पंचायत सेक्रेटरीज होते हैं, सब पंचायती राज के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो मैं समझता हूँ पंचायती राज है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हिमाचल का 90% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है, 90%। तो करीबन 3615 ग्राम पंचायत हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और किसी ने रास्ता बनाना है, किसी ने मनरेगा का काम करना है, NRLM है, DDUKG है, मतलब हाउ मुख्यमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये सभी स्कीम्स जो हैं ये रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के अंदर जो है वो चलती है। सर पंचायती राज के अंदर ज़्यादातर पंचायतों का काम आ जाता है कि वो अपने आप को खुद किस तरीके से रेगुलेट करके अपने डेवलपमेंट का काम खुद किस तरीके से कर सकते हैं, और वहाँ पे कई केसेस जो होते हैं वो करप्शन के भी निकल के सामने आते हैं। तो उसको टैकल करने के लिए आपने फिर क्या डिसीजंस लिए हैं आज तक? देखिए पंचायती राज मैं आपको बताना चाहूँगा, पंचायती राज इज़ अ 3 टायर सिस्टम। सबसे पहले प्रधान होता है, उससे ऊपर लेवल में BDC बोलते हैं, जिसको पंचायत समिति, कई जगह पंचायत समिति बोलते हैं, BDC मेंबर हमारे यहाँ हिमाचल में बोलते हैं। उसके ऊपर जिला परिषद होता है। तो ये 3 टायर सिस्टम है। इसके नीचे ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं और वाइस प्रधान वो रहते हैं। जो भी स्कीम्स हैं पहले पंचायत के पास आएंगी, पंचायत उसको जनरल हाउस में पास करेगा। अगर मनरेगा की कोई स्कीम्स है या कोई उन्होंने अपना रेजोल्यूशन है, 15th फाइनेंस के, 14th फाइनेंस के पैसे हैं, तो वो लोग उसमें पास करते हैं, अपनी स्कीम्स डालते हैं, फिर वो पास होके BDC पंचायत समिति के पास आएगी, मनरेगा की शेल्फ वहाँ से पास होगी, उसको जिला परिषद तक जाती है, वो फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो ये पंचायती राज का मैं समझता हूँ कि एक ढांचा है। और ये भी पंचायती राज को सुदृढ़ जो है माननीय राजीव गांधी जी ने अपने समय में किया है। जैसे राइट टू वोट जो है 18 साल को दिया था, तो ये माननीय राजीव गांधी जी की देन है जो आज पंचायती राज अपने पैरों पे पूरे देश में खड़ा है। रही करप्शन की बात, देखिए करप्शन मैं समझता हूँ हर जगह करप्शन जो है वो रहता है, क्योंकि ये इतना बड़ा वास्ट डिपार्टमेंट है, तो स्वाभाविक है कि छोटा छोटा, और इसमें कोई बड़े अमाउंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। 15,000 की स्कीम है, कोई 20,000 की स्कीम है, 50,000 की स्कीम है, लाख रुपए की स्कीम है। जो बड़े टेंडर्स होते हैं वो या तो PWD को दिए जाते हैं, या हमारा अगर रूरल डेवलपमेंट में अगर आप बोले, क्योंकि हमारे पास इंजीनियरिंग विंग जो है बहुत छोटा है, जिसको DRDA बोलते हैं। जो DRDA के हमारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पे JEs हैं, हमारे पास SDO हैं, एक्सियन है, हालांकि बहुत छोटा है। उनके द्वारा भी जो है एग्जीक्यूट किया जाता है पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट का काम। तो इसको रोकने के लिए, जो करप्शन को रोकने के लिए, हालांकि हिमाचल में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ी करप्शन जिसको बोलते हैं, हल्की फुल्की छोटी मोटी कंप्लेंट आती है 10,000 के, या असेसमेंट ज़्यादा कर दीजिए, इसमें सामान ठीक नहीं मिलाया था, उसके लिए समय समय पे जैसे हमारे ध्यान में आती है हम कानून में भी बदलाव कर देते हैं। जैसे मेरे पास अभी पीछे विधानसभा में आया था कि जो इंटरलॉक टाइल्स लग रही हैं मनरेगा के थ्रू, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो अपने आप ही खरीद रहे हैं। तो उसमें उसके लिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि ISI होनी चाहिए पहली बात, और इसकी इम्पैनलमेंट होनी चाहिए। तो ये बदलाव जो है समय समय पे हम लोग डिपार्टमेंट्स में लाते रहते हैं। मनरेगा की कई शिकायतें हमारे पास आती है कि हाजिरी गलत लगा रहा है प्रधान, या मेंबर जो हैं वो तो काम ही नहीं करते हैं जी, वो तो लेबर से काम कराते हैं। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब ऐप बना लिया है, आपकी हाजिरी जो है वो ऑनलाइन होगी, और आपका फिंगरप्रिंट से आपका होगा, आपको फोटो खींचनी 2 बार ही जरूर, बायोमेट्रिक्स लगा दिया, बायोमेट्रिक। तो ये धीरे धीरे जो है अगर कोई कानून को तोड़ता है तो उसके लिए समय समय पे जो है गवर्नमेंट्स, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उसके लिए जो है कार्रवाई करती रहती है कि किस तरह से भ्रष्टाचार को रोका जाए। सर अभी जो करंट कांग्रेस की गवर्नमेंट है प्रदेश के अंदर, उसको वर्क करते हुए करीबन 1 साल 8 महीने हुए हैं, और पंचायती राज डिपार्टमेंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है, एंड वी आर ऑलरेडी लिसनिंग टू द न्यूज़ की एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में से हम लोग निकल रहे हैं। तो उसके अंदर जो आपकी मिनिस्ट्री है, उसने कोई रोड मैप बनाया है कि हाउ इट कैन हेल्प द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल टू गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड कंट्रीब्यूट टू इट? देखिए जो फाइनेंशियल क्रंच है, हालांकि
ये पिछली, हालांकि गवर्नमेंट जो है वो कर्जे के ऊपर ही चलती है। पिछली गवर्नमेंट जब गई थी तो करीबन 65,000 करोड़ का कर्जा था। और ये नहीं कि हिमाचली गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट्स जो है वो कर्जे के दबाव में, पूरा हिंदुस्तान भी, अगर कोई कंट्रीज हैं, ये नहीं कि हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, डेवलप कंट्रीज ऑल्सो, जो सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज अपने आप को बोलती हैं, वो भी जो है लोन के ऊपर जो है कहीं ना कहीं से लेती है। जहाँ तक हिमाचल की बात है, कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है, ये तो कुछ मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है। मैं बोलूँगा ये मैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आज मुख्यमंत्री है, उनकी सोच है ये कि अगर हमारे पास कर्जा है तो उसको 9-10 साल में हम लोग कैसे हटाएं, उनकी सिर्फ सोच है, इसके तहत काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ विपक्ष जिसको बोल सकते हैं या मीडिया जिसको बोल सकते हैं, वो तोड़ मोड़ के जो है वो पेश करती है। जैसे सपोज छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अभी एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहों का मामला है, 5 तारीख और 10 तारीख वाला। मैं बोलना चाहूँगा हर महीने 30 तारीख को या 31 तारीख को, जो भी मंथ में जैसे आता है, 1200 करोड़ रुपए का लोन जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लेती है सिर्फ 5 दिन के लिए, और 3.5 करोड़ रुपए पर मंथ जो है हम उसका इंटरेस्ट देते हैं। अगर साल का अगर जोड़ेंगे आप तो 40 करोड़ रुपए हम लोग सिर्फ ब्याज केवल मात्र 5 दिन के लिए दे रहे हैं, क्योंकि आदत पड़ी है सबको। माय फैमिली, मेरे माय फादर वाज आल्सो गवर्नमेंट सर्वेंट, और मैं समझता हूँ दुख दर्द जो है किसी भी एम्प्लॉयज़ का, कि अगर उसको पहले को पूरे महीने वेट करते हैं, बच्चों की फीसें जानी है, बैंक की किस्तें हैं, राशन पानी का बिल देना है, वो हर चीज़ जो है वो रहती है। तो सजेशन सबने ये दिया था कि इसको आप 5 तारीख कर दें और 10 तारीख कर दें ताकि 40 करोड़ रुपए साल का बचाया जा सके। और इसके लिए ऑलरेडी चिट्ठियां भी जारी कर दी हैं बैंक्स को कि आप जो अपनी ईएमआई है उसको आप आगे जो है कर दीजिए। स्कूल्स को अभी इशू हो रहे हैं, लेटर्स इशू हो रहे हैं कि जो आपकी फीस स्ट्रक्चर है या लास्ट डेट ऑफ फीस है उसको आप आगे कर दीजिए। तो ये एक रूटीन में जो है ये अपने आप आ जाएगा, रूटीन में माइंड सेट हो जाएगा कि भाई 5th को महीने या 1st की जगह, तो पूरे महीने का रूटीन जो है वो दोबारा से पुनः ठीक आ जाएगा। ये कुछ टाइम के जब कुछ भी बदलाव आता है उसके लिए थोड़े समय के लिए थोड़ी दिक्कत जरूर आती है। मैंने वो एक एग्जाम्पल जो दिया है, तो 40 करोड़ रुपए सिर्फ हम उससे बचा सकते हैं। ये बूंद बूंद से सागर भरता है, और अगर हम लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे कदम अगर उठाएं तो मैं समझता हूँ कम से कम 1,000-1,200 करोड़ रुपए सालाना जो है हिमाचल प्रदेश सरकार का माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सोच के अनुसार जो है वो हम लोग बचा पाएंगे। सर, जो आप बात कह रहे हो वो लॉजिकली इट मेक सेंस कि हमको शॉर्ट टर्म लोन नहीं लेना पड़ेगा और वो एक एक्सचेकर के ऊपर हमारा एक्सपेंस नहीं आएगा। सिर्फ एक यहाँ पे इतना सा कंसर्न होता है कि अगर 5 और 10th तारीख को अगर हम लोगों ने सोचा है कि हमने पेंशन और सैलरीज देनी है, तो ऐसा ना हो कि फ्यूचर में पता चले कि वो 15th को पहुंच गई हुई हैं, बिकॉज हमारे पास ऐसे स्टेट्स के एग्जाम्पल भी हैं जहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर 3-3 महीने तक भी सैलरीज जो हैं वो पेंडिंग रहती हैं और फिर एकदम से डाली जाती हैं। आई थिंक दैट इज द मेजर कंसर्न। बट अदरवाइज ऐसी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हिमाचल प्रदेश के नहीं है कि तनख्वाहें ना हम लोग दे सकें। थोड़ा सा सर मैं रूमर्स के ऊपर आता हूँ। आपने बताया कि वीरभद्र जी के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशंस थे, बट बीच में ऐसे रूमर्स भी उठे थे कि बीच में थोड़ी सी अनबन होगी हुई है, वो सच है? देखिए ऐसा है, मैं राज साहब की आपको इंस्टेंस बताऊंगा। जब मैं 2009 की बात है, जिस दिन डीलिमिटेशन हुआ था, उस दिन फाइनल जिस दिन हुआ और मैं हॉल लॉज में जब राज साहब पीटर ऑफ से मीटिंग से आए तो वो गेट पे आए और मैं गेट के ऊपर खड़ा था और अन्य लोग 2-3 मेरे साथ और थे। गाड़ी से उतरे और उन्होंने एक बात बोली, टीका साहब आपको मुबारक हो, आपकी सीट जो है वो ओपन हो गई है और आप तैयारी करें। मुझे ध्यान है उस दिन का, मेरे को ध्यान है। राज साहब ने हमेशा ही हैज बीन ऑलवेज अ गाइडिंग फोर्स टू मी। 2000 मेरे को अगर फ्लैशबैक में अगर मैं जाऊं तो जब मुख्यमंत्री 2003 के बाद बने तो टीजी नेगी साहब उनके प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे, और शाम को हॉली लॉज में क्योंकि 8 बजे के बाद कोई भी नहीं जाता था वहाँ पे, और रानी साहब प्रतिभा सिंह जी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है दिल्ली में हुआ करते थे। तो करीबन 2-2.5 साल मैंने उनके साथ काम सीखा है। राज साहब ने मुझे खुद जो है अपने काम सिखाया है। वो फाइल करते थे क्योंकि टीजी नेगी साहब होते थे, राज साहब होते थे और मैं ही होता था, तो एक फाइल खोल के देता था, राज साहब पढ़ते थे, साइन करते थे और बंद में ही करता था। तो मैं कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया करता था उनसे कि राज साहब आपने क्यों लिखा है,
तो वो मेरे को समझाते थे कि मैंने इसलिए ये लिखा है, मैंने क्यों लिखा है वो समझाते थे। और राजनीतिक बात हालांकि हम कभी करते नहीं थे ज़्यादा पॉलिटिकल, लेकिन काम के लिए ज़रूर करते थे, हमेशा वो देखते थे, और पॉलिटिकली भी। और मैं कभी भी उनके पास गया हूँ तो कभी अपने काम के लिए आज तक जीवन में नहीं गया था कि मेरा ये पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मेरा ये काम है। मैं अगर गया था तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए गया था, कुछ स्कूल लेने गया था, या और ट्रांसफरों के लिए भी उस टाइम हम लोग कभी नहीं जाते थे, सिर्फ काम के लिए कि ये स्कूल देना है, ये सड़क बनानी है सर, ये डेवलपमेंट वर्क्स। तो और उन्होंने कई बार ऐसे ऐसे इंस्टेंस होते थे कि हम लोग उस टाइम समझ भी नहीं थी इतनी, तो हम लोग 15-15 20-20 डिमांड उनको देते थे, और वो 20 की 20 जो है वो पूरी करते थे। कोई एक भी ऐसा काम नहीं था जो उन्होंने कभी बोला हो और ना हुआ हो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का, या अन्य कोई भी मेरे साथ कुछ जाता था तो हमेशा उनका आशीर्वाद और प्यार जो है हमेशा बना रहा। रही अनबन की आपने जो बात करी, आज तक जीवन में राज साहब ने डांटा तो जरूर होगा, और अपने एक्सपीरियंस से कि हमने कहीं गलती करी है वो तो जरूर डांटा हुआ उन्होंने, लेकिन उसके बाद राज साहब की एक बड़ी खासियत थी कि वो समझाते थे उसके बाद, ये नहीं कि डांट के और अपना मुंह मोड़ लेते थे, फिर वो बोलते थे एक बारी, हो जाता है, गलतियां तो सबसे होती है, हमारे से भी होती थी, फिर उसके बाद वो समझाते थे कि मैंने ये क्यों बोला, ये आप सुधारो, ताकि तो आपको जीवन में आपको जो है कभी तंगी नहीं आएगी। मुझे ध्यान है मैं एक बार उनके साथ बैठा था, फाइल्स करने के बाद हम लोग खाना मंगाया था। उनकी ये भी खासियत थी कि खाना खाए बगैर वो कभी नहीं जाने देते थे। अगर हम भी बोलते थे कि सर, अब उस टाइम दोस्त भी होते थे, वेट कर रहे हैं इधर उधर, सर अभी चलता नहीं, खाना खा के जाना है, यू विल हैव विद मी। तो मुझे एक टीवी के ऊपर, चैनल के ऊपर एक बहुत बड़े सेंट्रल लीडर का एक बयान आ रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला, मैं कभी बात वो भूलूंगा नहीं लाइफ में, कि टिक्कर साहब, इन्होंने ना गलत बोला है कि आपने भी जीवन में असूल बनाना है कि कभी भी अपने मुंह से किसी को अपशब्द मत बोलो, क्योंकि आप जीवन में राजनीतिक में जब राजनीति में आप रहेंगे तो कब किसको साथ रहना पड़े ये पता नहीं चलता। आप कितने भी उसके बाद उसको अपशब्द बोलने के बाद कितने भी आप उसको मना लेंगे या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन उसके दिल में ज़रूर जीवन भर रहेगा। इसलिए अपने मुंह से कभी भी किसी को गलत मत बोलना, और वही हमने गुण जो है जिसको बोलते हैं वो हमेशा सीखा, और इसलिए हमने कभी आज तक किसी के लिए बात ही नहीं करी। अभी अगर होते ही 4 लोग बैठते हैं किसी के बारे में बात, तो ये उनकी देन है जो, और मैं समझता हूँ मेरे करियर के लिए, पॉलिटिकल करियर के लिए और आम जीवन के लिए भी ये मेरे लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है, जो उन्होंने उस टाइम मुझे ये जो मंत्र जिसको बोलते हैं वो दिया था। तो और कभी हमारी, मैं नहीं समझता कभी आज तक कोई अनबन हुई होगी। अनबन होती नहीं है, वो कराई जाती है एक्चुअली। कुछ चाटुकार होते हैं जिन्होंने खुद तो काम करना नहीं है, परंतु केवल चुगलियों के बल पे ही जिंदा रहना है, ये दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ही बोल सकते हैं। उन लोगों से वो लोग गलत फहमियाँ पैदा करने में कामयाब रहते हैं जिसको बोलते हैं। तो वो लोग जरूर हमेशा बोलते थे, पर राज साहब ने कभी उनकी, मैं समझता हूँ, कभी सुनी भी नहीं। मुझे याद है मेरे टिकट के समय दो बार इंस्टेंस हुए। एक यूथ कांग्रेस इलेक्शन का मैं बताऊँगा। यूथ कांग्रेस इलेक्शन हुए, मैं भी उसमें एक पार्टिसिपेंट बन गया था कि सर मैंने भी लड़ना है, हालांकि मैं जिला परिषद चेयरमैन भी था उस टाइम। यूथ कांग्रेस इलेक्शन संगठन के इलेक्शन है सर, मैंने भी लड़ना है। तो उन्होंने बोला आप लड़िए, और मेरे खिलाफ जो है उन्हीं के कुछ खास लोग, उन्होंने और कैंडिडेट भी अपने ही पिच करे, और उस टाइम मनीष ठाकुर जी वो जो है लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, मैं वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा का बना था। और राज साहब को जब ये सारी, और मैं उस टाइम मौजूद नहीं था उनके आसपास, और उन्होंने उन लोगों को हॉली लॉज के अंदर, हालांकि मैं ऑन द स्पॉट नहीं था, पर ये जरूर फटकार लगाई कि तुम लोगों की वजह से जो है 13-14 वोट से जो है उस लड़के को वाइस प्रेसिडेंट बनना पड़ा। सर, जो अभी आजकल एक करंट अफेयर्स के अंदर एक मुद्दा चल रहा है, उसके ऊपर तो मैं सबसे एंड में आऊँगा, पर उसके अंदर भी जो आपके जितने बयान आए हैं उसके अंदर विक्रमादित्य जी भी आपके साथ थे, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है? देखिए, विक्रमादित्य जी जो है एक बहुत, मैं समझता हूँ कि मैच्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं। मेरे छोटे भाई की तरह है, उम्र में तो मेरे ख्याल से 14-15 साल छोटे होंगे मेरे से, 12-13 साल छोटे हैं मेरे से, पर एक मैच्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं, जिम्मेवारी के साथ काम कर रहे हैं,
और रही रिलेशंस की बात, कभी हमारे रिलेशन, वही मैंने जैसे बोला, कभी रिलेशन हमारे ख़राब नहीं हुए। लोग कोशिश करते हैं ख़राब करने की। कुछ लोग हमारे पास आएंगे कि विक्रमादित्य जी तो ऐसे बोल रहे थे, या कोई भी नेता ऐसे बोल रहे थे आपके बारे में। वही कुछ लोग उनके पास जाएंगे कि ये बोले, तो ये गलत फहमी पैदा करने वाले जो हैं, इनसे जो है पॉलिटिशियंस को जो है वो बचना चाहिए। हालांकि कभी ऐसे हमारा कभी आज तक जीवन में कोई वाद विवाद नहीं है, कुछ भी कोई सीरियस मैटर भी होता है वो खुद मेरे को फ़ोन कर देते हैं कि इस ये मैटर है, इसको कैसे इकट्ठे मिलकर सुलझाया जाए, हम लोग उनको फ़ोन कर देते हैं। मैं नहीं समझता हूँ, ये लोगों की डाली हुई एक मिथ है, मिथ समझते हैं ना, तो मिथ है लोगों की कि, और ये क्योंकि उनका काम जो है, उनकी दुकान जो है, मैं बोलता हूँ कुछ लोगों की दुकान जो है वो इसी से चलती है। सर, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में ये भी माना जाता है कि आप सीएम सुखविंदर सुक्खू जी के बहुत क्लोज हैं। आप उनके साथ तब से हैं जब वो एक सीएम कैंडिडेट थे भी नहीं, एंड कई लोग तो आपको उनका हनुमान भी बोलते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न पंचायती राज जैसा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो है वो आपको दी गई हुई है। व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दैट? देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कोई आज के लीडर तो है नहीं। उन्होंने गरीबी से उठ के, उनके फादर साहब HRTC में जो है ड्राइवर हुआ करते थे, और उन्होंने बहुत बुरे दिन देखे हैं। अगर आज वो इस सीट पे पहुंचे, वो किसी की वजह से नहीं पहुंचे, अपनी वजह से पहुंचे, अपनी मेहनत की वजह से पहुंचे। उन्होंने, वो काउंसलर यहाँ से रहे, काउंसलर पहले CR रहे यहाँ पे कॉलेज में, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में विभिन्न पदों पर रहे, NSUI के स्टेट के अध्यक्ष बने हैं, और बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से। आज भी आप उनकी माताजी से मिलेंगे तो बिल्कुल हम्बल, और आप कभी पहचान ही नहीं पाएंगे उनको, जैसे गांव में, और यहाँ रहते भी नहीं हो, मतलब ऐसे परिवार से, वो गरीब परिवार से जो उठ के आए हैं। और उसका यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उसके बाद PCC के अध्यक्ष रहे, और मुख्यमंत्री तो चलो अभी बने हैं। रही क्लोज होने की, देखिए मैं हमेशा स्पष्टता से रहा हूँ जीवन में, और कमिटमेंट, वर्ड ऑफ कमिटमेंट जिसको बोलते हैं। मुझे ध्यान है राज साहब हुआ करते थे उस टाइम, राज साहब के बाद, क्योंकि राज साहब का उस टाइम CM तो नहीं थे, वो अपने अर्की से MLA थे, तो CM साहब ने मुझे, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमारे से बात होती थी कि आगे आने वाले समय में कैसे होगा। तब हमने उनको कमिट किया था कि जब तक तो राजा साहब हैं, मेरे शब्द थे, आप कभी पूछ भी सकते हो उनसे, जब तक राजा साहब हैं हम आपके साथ जो है नहीं आ सकते। क्लियर बात। जब राजा साहब नहीं होंगे तो हालात जैसे होंगे तो हम आपके साथ, वी विल वर्क विद यू, एंड इट इज़ कमिटेड दैट वी विल वर्क विद यू। तो वो हमारी कमिटमेंट थी उस समय की। तो 1 साल पहले, इलेक्शन से 1.5 साल पहले से लेकर हम लोगों ने मीटिंग्स कंडक्ट करनी शुरू कर दी। एक जिसको बोलते हैं और MLAs, तब के अब जो लड़ने वाले MLAs थे उनके साथ मीटिंग्स करी कि नेक्स्ट प्रोजेक्टेड जो मुख्यमंत्री बने तो वो माननीय हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बने। एक कमिटमेंट के तहत जो हम लोगों ने काम किया, और डेडिकेशन के साथ हम लोगों ने काम किया। उसके बाद समय जैसे बदलाव आता, करवटें जिसको बोलते हैं, राजनीतिक करवट जैसे जैसे बदलती गई, चुनाव आए, चुनाव के बाद बहुमत जो है कांग्रेस पार्टी के साथ आया, और हम लोग उनके साथ जो है हमेशा खड़े रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा बहुत मान सम्मान सब हमारे को दिया, पूरी रिस्पेक्ट हमारे को दी है। आज अगर मैं काम कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट का हम लोग काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल फ्री हैंड उन्होंने हमारे को दिया है कि आप कुछ भी करें, आप खुल के काम करें, और लेकिन हमारी नॉलेज में रखें, बस मेरे को कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फ्री हैंड आप काम करें। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी की वजह से वो हमारी वजह से वो मुख्यमंत्री है। हम तो सिर्फ एक, जिसको बोलते हैं, एक ब्रिज जोड़ने का काम जिसको बोल सकते हैं, वो सिर्फ केवल मात्र हमने वो किया है। तो ये सिर्फ कमिटमेंट के ऊपर है आप किससे, और मैं यही बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी, किसी के साथ भी रहें आप, कमिटमेंट के साथ रहें। अच्छा समय, बुरा समय वो आता है, ऊपर नीचे समय चलता है, अभी कभी अच्छा समय आएगा, कभी बुरा समय आएगा। आपको कानों में बोलेंगे कि ये आपके वही चाटुकारू वाली बात कि अभी ऐसा है, हालात ठीक नहीं है, फलाना नहीं, लेकिन आपको अडिग होके एक जिसके साथ आपने कमिटमेंट करी है उसके साथ रहना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। आपकी बातों से लगता है कि आप CM साहब को बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हो। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ कोई आप ऐसा पर्सनल किस्सा शेयर कर सकते हो वे यू फील दैट कि हाँ, मुझे इनसे ये चीज़ सीखनी चाहिए? मेरे को माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की केवल एक बात बहुत पसंद है कि वो मुंह के ऊपर बोलते हैं। वो अगर उनको कुछ आपकी बात पसंद नहीं आएगी
या आपने कुछ अगर कुछ उनको लगेगा, क्योंकि जो भी इंसान काम करता है खुद तो वो सोचता है कि मैं ठीक ही कर रहा हूँ, मुझे भी अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे लगेगा मैं तो ठीक कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे की नज़र में कैसे है, पॉलिटिकली कैसे देखना है उसको, समाज उसको कैसे देख रहा है, वो बड़ी गहराई से देखते हैं और वो स्पष्ट मुंह के ऊपर बोल देते हैं। कोई भी अगर कार्य उनको लगे कि ये उचित नहीं है तो ये सबसे बड़ी बात है, मुंह पे बोलना, अपने दिल में ना रखना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सर, जब भी हम लोग राजा वीरभद्र जी की बात करते हैं तो हमेशा क्रेडिट लिया जाता है कि उन्होंने एक एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आए थे हिमाचल के अंदर। पिछले कुछ दिनों में जो संजौली के अंदर मुद्दा हुआ है उसके अंदर जिस बेबाकी से आपने एक स्टैंड लिया है इलीगल कंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट, उसको हिमाचल में हर क्वार्टर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। ये सारा का सारा सर मुद्दा है क्या एग्जैक्टली? देखिए, ये सब एक लड़ाई झगड़े का मुद्दा था जो इलीगल बिल्डिंग के ऊपर आके टिक गया। और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या हॉकर्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के ऊपर जो कंप्लेंट्स रोज आती हैं थाने चौकियों में होते हैं, हर घर के दिल की आवाज़ बोल रहा हूँ मैं आपको, जो हमारे पास हमारी माताएं बहनें जो हमारे पास आके बोलती हैं, मुद्दा ये था बस। तो हमने जो है बिल्कुल स्टैंड के साथ, एक तर्क के साथ, पेपर्स के साथ जो है वो सदन में हमने वो पेश किया। और हालांकि नियम 62 के अंदर, रूल 62 के अंदर हरीश नाथ जी एमएलए हमारे और बलबीर वर्मा जी जो पाल से एमएलए, उन्होंने वो उठाया था। परंतु कंसर्न, क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ शिमला ऑल्सो, तो जब रोज़ हमारे को कंप्लेंट्स आ रही है तो उसके बारे में भी मैंने सदन में रखा, सारे मुद्दे को लेके, चाहे वो इलीगल बिल्डिंग्स के लिए हो। तो और मेरा मानना है कि इलीगल बिल्डिंग्स कोई भी हो, वो किसी भी प्रकार की हो, वो टूटनी चाहिए। कोई भी अगर धार्मिक स्थल बने, वो किसी का भी बने, उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन जायज़ है। कोई अगर काम करता है, कोई आदमी आके काम करता है हिमाचल के अंदर, या हम कहीं बाहर जाते हैं काम करने, तो हमारी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन कहाँ से आया है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसका ज़मीन कहाँ है, उसका परिवार कहाँ है। कई इंस्टेंस ऐसे भी हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, लोग पता ही नहीं है कहाँ, मर्डर हो गए हैं, वो दौड़ गए हैं, कोई नेपाल दौड़ गया है, कोई दूसरे स्टेट्स में दौड़ गया है, उनका अभी तक पता ही नहीं है कि मिल ही नहीं रहे हैं, और पुलिस को भी सपना तो नहीं आएगा कि वो कहाँ रहता है। मैं समझता हूँ, और समय समय पे सर्कुलर्स जारी होते रहते हैं पुलिस प्रशासन द्वारा कि अगर आप कोई हाउस होल्ड भी रखें घर के अंदर, उसकी वेरिफिकेशन भी आप कराओ। तो ये सब मुद्दा उससे जुड़ा हुआ था। और जो राय साहब धर्मांतरण कानून लेके आए, बहुत अच्छा कानून लेके आए, और मैं तो हिंदुस्तान सबसे पहला प्रदेश है जो वो कानून लेके आए, क्योंकि वैसे शिकायतें यहाँ आती थी कि कुछ समुदाय के लोग जो हैं वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और मैं समझता हूँ, और ज़बरदस्ती करा रहे हैं। एक होता है स्वेच्छा से, एक होता है ज़बरदस्ती। तो उनके पास कंप्लेंट आई तो उन्होंने उसका संज्ञान लिया और उस समय के हालात के अनुसार उन्होंने कानून लेके आया। और हिमाचल प्रदेश में फ़ख्र है इस बात का कि हमारा प्रदेश हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है जो वो कानून हम लोग लेके आए हैं। और इसमें भी मैंने सिर्फ सजेस्ट किया है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, सुखविंदर जी ने विधानसभा कमेटी बना दी है इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अमेंड करने के लिए। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, उसको अमेंड करने के लिए क्या होना चाहिए, उन्होंने इमीडिएटली बना दी थी स्थिति को देखते हुए और लोगों के व्यूज़ को लेते हुए उन्होंने इमीडिएटली बनाई है। और जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, 20-20 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, पेशे ही नहीं ख़त्म होती है। जब कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिख के दे रहा है, खुद लिख के दे रहा है ये इलीगल है ना, तो अधिकारी क्यों नहीं उसमें भाई एक्शन ले रहे? वो कहाँ सोए हुए हैं? 2010 से अगर शुरू हुई, 2010 के बाद सारी गवर्नमेंट्स यहाँ पे रही हैं, कम्युनिस्ट हैं वो यहाँ पे मेयर रहे हैं, कांग्रेस के रहे हैं, बीजेपी के मेयर रहे हैं। सरकारें जो है उस 2010 में जो है बीजेपी की सरकार थी, 2012 से 17 कांग्रेस की सरकार रही है, 17 के बाद दोबारा 22 तक बीजेपी की रही सरकार। तो कोई एक्चुअली संज्ञान में जब तभी चीज़ें आती हैं जब पटल के ऊपर उठाई जाए। वही मैंने बिल्कुल एक पॉइंट्स के साथ जो है वो उठाई है। सर, मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर आता हूँ जो आपने अपने लेवल से सर बात बोली है, आप एक बर्ड आई व्यू से देखते हो, सो आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑफ थिंग। बट कहीं ना कहीं पे देवभूमि के अंदर लोगों के लिए ये जो मुद्दा है वो हिंदू मुस्लिम का बन गया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक बात इलीगल कंस्ट्रक्शन ही नहीं चल रही, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंदर होटलियर्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर कम्युनिटी मेम्बर्स भी आ जाते हैं। पर यहाँ पर कहीं ना कहीं पे बात
डेमोग्राफिक चेंज की आ गई हुई है, इंक्रीजिंग क्राइम रेट की आ गई हुई है, इसके अंदर कहीं ना कहीं पे इलीगल बिल्डिंग्स की आ गई हुई हैं। कल हम लोगों ने अभी एक हाईवे के ऊपर देखा था, एक इतने से पहाड़ के ऊपर वहाँ पे एक मज़ार बन गई हुई है, जिसको मैक्सिमम लोग वहाँ पे बिलासपुर मनाली के ऊपर इलीगल बोल रहे हैं। फिर संजौली का एक मामला है, और कहीं ना कहीं पे लोगों के बीच में गुस्सा है कि जैसे जैसे ये बाहर से इमिग्रेंट्स आते जा रहे हैं, हमारी डेमोग्राफी तो चेंज हो ही रही है, पर जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। आपको याद होगा सर, अम्ब के अंदर एक प्राची हत्याकांड हुआ था, उसके अंदर भी जो लिंक्स थे वो तबलीगी जमात से पाए गए थे। उसके बाद हमारे पास बद्दी बरोटी वाला एरिया है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब माना जाता है, वहाँ पे कोई आम आदमी जाके रहना नहीं चाहता। अब संजौली में भी जो हुआ है, वहाँ पर सुनने में ये आया है कि पहले कुछ कम्युनिटी के मेंबर्स ने लोगों को पीटा, फिर उसके बाद लोग भड़क गए उसके ऊपर। नाउ माय क्वेश्चन इज सर कि हिमाचल के अंदर 98% कम्युनिटी इज ए हिंदू कम्युनिटी, एंड इन अ डेमोक्रेसी वी हैव अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। एंड यहाँ पर 98% लोग इस टाइम पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को यहाँ से तोड़ा जाए। पर ऐसे में जो गवर्नमेंट है वो उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज करवा देती है या फिर वाटर कैनन चलवा देती है, क्योंकि प्रोटेस्ट तो मंडी में भी हुई, हमीरपुर में भी हुई, पालमपुर में भी हुई, और ये जगह जगह से चीज़ें निकल के आ रही है। तो उसके अंदर कुछ तो सच होगा जब एक कम्युनिटी बोल रही है कि इट इज हैपनिंग। देखिए, इट वाज नॉट अ, संजौली की जहाँ तक बात है, इट वाज नॉट अ क्वेश्चन अबाउट कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी, वो एक बिल्डिंग की बात थी कि बिल्डिंग इलीगल है। और मैं समझता हूँ कि कानून के दायरे में रखे जो है उसका एक्शन जो है वो कड़ाई से होगा, जो भी कानून के तहत है। रही बात जो आप डेमोग्राफिक चेंज की आप बात कर रहे हैं, देखिए हिमाचल जो है हमेशा शांति प्रिय रहा है। अगर कोई अगर लोग कंप्लेंट कर रहे हैं तो किसी ना किसी बेस के ऊपर कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है, कोई भी धार्मिक संस्थान खोलना हो, आपने मंदिर खोलना हो, मस्जिद खोलना हो, गुरुद्वारा हो, या यानी कोई भी रिलीजन का हो, आस्था अपनी अपनी सबकी अपने अपने धर्म में रहती है, लेकिन किसी भी और को सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे। मेरा मानना है कोई भी धार्मिक संस्थान खुले उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी चाहिए, ये ज़रूर जो है होना चाहिए, ताकि किसी की भी फीलिंग्स जो है आहत ना हो। मेरा मानना है। सर, जो पंचायती राज का डिपार्टमेंट है वो आपके पास है, और हम लोगों ने कुछ आरटीआई का डाटा निकलवाया था जिसके अंदर हमने बहुत सी डेफिशिएंसीज पाई थी। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो ये इलीगल माइग्रेशन हो रही है हिमाचल के अंदर, जिसके अंदर बिलीव किया जाता है कि हो सकता है रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, उसका रीज़न ये भी है कि गाँव के अंदर जो प्रधान है उनके गाँव में आके कौन रह रहा है, किराए पे दुकान ले रहा है या शॉप ले रहा है या घर ले रहा है, वो उसकी वेरिफिकेशन नहीं कर रहे, बिकॉज वी हैव रिसीव्ड द ऑफिशियल रिप्लाईज जहाँ पर कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही, कोई एग्रीमेंट्स नहीं ले रहे, कोई एनओसी नहीं ले रहे, एंड वो खुलेआम पे चल रहे हैं। कैन दैट बी द रूट कॉज कि ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ती जा रही है हिमाचल के अंदर? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक ग्राम पंचायतों की आपने बात करी है, वी विल लुक इनटू द मैटर। एक्ट क्या बोलता है, क्या वो अधिकृत हैं, पंचायतें अधिकृत हैं एक्ट में। हालांकि एनओसी तो ग्राम पंचायत प्रधान हाउस द्वारा होती है, लेकिन जो ये लीगल इसको लीगली थोड़ा मैं देख के उस पर ही कुछ आपको कमेंट कर पाऊंगा। लेकिन कोई भी यहाँ आए उसकी रजिस्ट्रेशन तो मैं समझता हूँ थाने में, चौकी में ज़रूर होनी चाहिए। या हम लोग भी बाहर जाएं तो ये मैं मानता हूँ कि उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि वो किस काम के लिए आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। सर, इवन जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं हमारे हिमाचल के अंदर, उसके अंदर कैजुअली पंजाब से फेरी वाले आ रहे हैं, अपने स्कूटर्स लेके आ रहे हैं, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होते, उनके कोई नंबर्स नहीं होते, उनका अगर मांगने भी आ रहे हैं तो भी वो पंजाब से हिमाचल के अंदर आ रहे हैं, तो उनको वहाँ पे नाकों पे रोका भी नहीं जाता। एंड अदर थिंग इज सर, ड्यूरिंग द सक्सेसिव गवर्नमेंट्स एक ट्राई हमेशा रहती थी कि जो बोनाफाइड हिमाचली का जो सर्टिफिकेट होता है उसका जो एक मिनिमम ड्यूरेशन होती है उसको हर बारी डिल्यूट किया गया है। सो डू यू थिंक दैट देयर शुड बी ए सेट लिमिट कि इतने टाइम के बाद ही किसी ना किसी को बोनाफाइड हिमाचली का टैग मिलेगा, सो दैट यहाँ का एक जो एक डेमोग्राफी है वो ओवर अ पीरियड बहुत जल्दी चेंज ना हो जाए कहीं पे? देखिए, जो बोनाफाइड हिमाचली है, पहले मेरे ख्याल से 25 साल था, अभी एट प्रेजेंट तो 20 साल 20 ईयर्स जो है काउंसलर लिख के देते हैं या जनप्रतिनिधि लिख के देते हैं कि यहीं पे 20 साल से रह रहे हैं। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा, इसके ऊपर भी चेक ज़रूरी है, क्या वो रह रहे हैं यहाँ पे, क्या उनके पास वहाँ तब का वोटर आईडी है या बिजली का बिल है या पानी का बिल है। ये ठीक है आपकी बात, मैं बिल्कुल इसको वी लुक इनटू द मैटर, और जो भी कानून के तहत पंचायती राज में जो भी एक्ट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से
अगर होगा ये देख के जो है रिव्यू करके वैसे डायरेक्शंस जो है हम लोगों को इशू करने चाहिए फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल। सर डू यू थिंक कि जो इस टाइम पे ये इलीगल कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग जो मस्जिद की हुई है, इट इज सेटिंग अ बैड प्रेसिडेंट? बिकॉज पहले आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दी, उसके बाद द मैटर वेंट इनटू द कोर्ट जहाँ से उसके ऊपर स्टे लग गया, अब वो कंस्ट्रक्शन तो होगी हुई है। इवन द ऑपोजिट साइड इज सेइंग कि अगर हमारे पास ऑर्डर आएगा तो हम उसको वहाँ से तोड़ देंगे। आई एम सिंपली प्रपोजिंग कि वाई नॉट ब्रेक इट एंड देन गो टू द कोर्ट एंड लेट कोर्ट डिसाइड, और अगर उसके बाद वहाँ पे जो भी जायज़ बनता हुआ स्टेट उसको करवा के दे दे। बट अभी एटलीस्ट जो हिंदू ग्रुप्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो शांत हो जाएंगे उस चीज़ से। देखिए ऐसा है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, वही मैं बोल रहा हूँ आपको, लीगल और इलीगल की बात है। और कोई कोई भी लीगल चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, या कोई भी संस्थान हो, मैं सोचता कानून के दायरे में रह के करें। तो लोग कंप्लेंट करें, उनका राइट ऑफ स्पीच है, आवाज़ उठाना उनका हक है। लेकिन वो कुछ भी डिमोलिशन करना है या उसमें कानून, अभी तो कमिश्नर के कोर्ट में है, कोई भी अगर ऑर्डर करना वो कानून के तहत ही रहेगा। जब कमिश्नर के ऑफिस से ही रिपोर्ट आ रही है कि इलीगल है, तो एक नहीं दो पेशी में तो वो मैं समझता हूँ कि उसके ऑर्डर पास होंगे कड़ाई से होंगे। लेकिन कानून के रहके में कानून के दायरे में रह के करने पड़ेंगे। वो ऐसे नहीं कि मेरा मन करा मैं जाऊँगा और किसी की भी बिल्डिंग को मेरा मन करे तो मैं तोड़ दूँ। ये मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी नहीं है। अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है हमने, तो कानून को सख्त करना पड़ेगा और टाइमली डिलीवर करना पड़ेगा। यानी कि 15-15, 20-20 साल हो गए हैं, हम केस चल रहे हैं, अभी पेशी पे पेशी लग रही है, वो काम जो है मैं समझता हूँ वो नहीं है। और हमारी सरकार इसके लिए गंभीर है कि कोई भी जो ढील ढलाई ना हो, जो है अगर सामने दिख रहा है तो उसके जल्दी ऑर्डर पास करे जाए। ये मैं सिर्फ इसी संदर्भ में नहीं आपको बोल रहा हूँ, मैं इसी बिल्डिंग के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं सभी बिल्डिंग्स के लिए ऑल ओवर जनरल बोल रहा हूँ मैं आपको इन हिमाचल। सर प्रॉब्लम्स एक्चुअल में और भी आई हैं जो मैं आपके नोटिस में एक बार ब्रिंग आउट भी लेके आना चाहता हूँ। पहले तो जब ऐसे मैटर्स होते हैं, जस्ट बिकॉज एक हिंदू कंप्लेंट कर रहा है और ऑपोजिशन साइड के ऊपर माइनॉरिटी होती है, पुलिस पहले तो कई बार केस रजिस्टर नहीं करती। केस इन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अब एक इंटरव्यू एक लेडी का बाहर निकल के आया था इस संजौली वाले केस में, वेयर शी सेड कि बात सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन की भी नहीं है, हमने यहाँ पे घर किराए पे दिए हुए हैं एंड दे आर यूजिंग द वॉशरूम्स, और वॉशरूम यूज करते वक्त दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, और जब लेडीज उनको ऑब्जेक्ट करती हैं उस चीज़ के ऊपर, वो आगे से कह देते हैं अब अपनी आंखें बंद कर लो। इन सम केसेस द लेडीज हैव गॉन एज फार एज सेइंग कि हम लोगों को अपने स्कूल से बच्चे लेके आने पड़ते हैं, तो यहाँ पे डेमोग्राफी इतनी ज़्यादा चेंज हुई पड़ी है कि हमें वेट करना पड़ता है कि इस कम्युनिटी के लोग पहले निकल जाएं, फिर हम लोग सेफली अपने बच्चों को लेके आएंगे। तो ऐसी केसेस के अंदर सर आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? देखिए कानून हर चीज़ के लिए है। अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, आप कंप्लेंट करो, ठीक है। मैंने भी ये सब कुछ तब उठाया है आफ्टर द संजुली मैटर। लोगों ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू करी है, सिंपली टू से, और उठाने भी चाहिए। और वो कोई भी कम्युनिटी हो जाए, कोई भी समुदाय है, उनको अगर कोई उनके साथ लग रहा है, उनके साथ अगर गलत हो रहा है तो वो थाने में जाए। मेरी व्यक्तिगत हम लोग वो बिल्डिंग देखने विक्रमादित्य सिंह जी और मैं गए थे, क्योंकि इतना विवाद था तो कितनी मंजिल बनी है, पूरी वास्तु स्थिति लेने गए थे। मुझे भी वो परिवार जो है वहाँ पे मिला था, तो मैंने उनको बोला कि आप थाने में कंप्लेंट कराएं। उसके बाद आज तक थाने में जाना तो पड़ेगा ना, थाने में कंप्लेंट ही नहीं हुई उसकी आज तक। बोलने से तो नहीं चलेगा ना, आप थाने में जाइए। अगर पुलिस वाले अगर काम नहीं करते, आप हमारे को बताइए। तो मेरे कहना है कानून के दायरे में रह के सर किसी को हाथ में अपने हाथ में कानून लेने का या तोड़ने का, वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है इसको सहन नहीं करेगी। अगर कोई भी आपको दिक्कत है आप हमारे को बताइए, अगर हमारे से सॉल्व नहीं आ रहा है फिर देखेंगे। सर कुछ रूमर्स ये भी निकल के आए हैं कि जिस जगह पे वो मस्जिद एक्चुअल में बनी है, वहाँ पर हिस्टोरिकली पहले एक लोकल देवता का अस्थायी निवास होता था, और मस्जिद वहाँ पे बनाने का रीज़न यही था कि उस जगह पे वहाँ पे लैंड ग्रैब करनी थी। बिकॉज कई जगह पे एक टर्म यूज़ होती है लैंड जिहाद, उसी का हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि उत्तराखंड में किस तरीके से आजकल वो अपनी जो डेमोग्राफी है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सेम तरह के बयान जो हैं वो असम वाली साइड से भी आए हुए हैं। तो डू यू थिंक दैट दिस हैज समथिंग टू डू विद दैट? नो, ये मैं इस लैंड के बारे में बताऊँ क्योंकि ये इतनी चर्चित रही और नेशनल अटेंशन इस इशू ने लिया है। मैं और इसके सारे पेपर्स, रेवेन्यू पेपर्स मैंने खुद जो है वो मंगाए हैं। मैं 1945-46 में ये राणा साहब बहादुर कोटी के नाम जमीन हुआ करती थी, और पूरा संजौली क्षेत्र बोल रहा हूँ मैं आपको, चाहे सांगटी है, चाहे ये वाली जगह है संजौली है, संजौली में पुलिस थाना होता था, वो एसिमेट्री है, पूरा जो है
ये राणा साहब बहादुर के नाम से हुआ करता था। आज़ादी के बाद जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी, 1951-52 तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट रही थी यहाँ पे, जब तक सरकार नहीं बनी थी। 52 में जो है पहली बार यहाँ पे इलेक्शन हुए थे। उसके बाद जो है ये अहले इस्लाम के नाम चढ़ी है। अहले का मतलब धर्म है और इस्लाम तो है, ये तो धर्म इस्लाम के नाम जो है चढ़ी, और बाद में क्लेम करी गई होगी, है ना। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो है ये धीरे धीरे इलीगल, और जैसे अभी बुजुर्ग कोई बताते हैं कि एक मंजिल की पहले हुआ करती थी, ये एक मंजिल का स्ट्रक्चर हुआ करता था ये पहले, काफ़ी पहले से, और बाद में इसमें जो है एडिशंस जो है वो करी गई हैं। तो कानून के तहत इसकी कार्रवाई जो है वो रहेगी। रही आपने बोली बात करी कि इसमें क्या कोई मंदिर हुआ करता था, मुझे अभी तक किसी ने ऐसा, मैंने सुना, मेरे को किसी ने अभी तक ऐसा व्यक्तिगत रूप से बोला है। और कुछ एक लोग, मैं ये भी बोलना चाहूँगा, इस आड़ में कुछ एक लोग, या जिसको बोलते हैं कि नेतागिरी झाड़ने के लिए कुछ एक लोग इसको मुद्दे को जो है मोड़ तोड़ भी रहे हैं, ये भी मैं साथ बोल। सर इन शिमला या ऑल ओवर हिमाचल? नहीं, इन शिमला पर्टिकुलरली बोलूँगा। ये कुछ एक लोग जो हैं इस मुद्दे को भुनाने के लिए, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए भी थोड़ा आगे के, वी आर द लीडर्स आउट हियर, एक मेरे को हाईलाइट मिलेगी, मीडिया अटेंशन हमारे को मिलेगी। अगर हम उपद्रव करेंगे तो हमारे को मीडिया हाईलाइट मिल जाएगी। लेकिन मैं तभी आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा सबको कि संयम से काम लें। हिमाचल प्रदेश सरकार कोई भी गैर कानूनी काम या बिल्डिंग उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, और किसी को कोई अपने हाथ में कानून ले, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। सर एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पे आपके दिमाग में क्या ये कंसिडरेशन भी कोई चल रही है कि अगर ऐसे कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन आपकी नज़र में आती है तो देयर शुड बी अ लॉ विच कैन फास्ट ट्रैक टेकिंग बैक ऑफ दैट लैंड फ्रॉम द person who has taken over it? Already there are laws for everything. These all issues, either it is illegal construction or land grabbing or everything. There law is already prevailing there, वो prevail कर रहा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन जो उसकी है, मैं समझता हूँ कि उसको उसमें तेजी आनी चाहिए। वो ये ढील रही है ऑफिसर्स का, अभी छुट्टी पे है, अभी बाद में देंगे, 1 महीने बाद की डेट देंगे। हर केस में मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो वही इलीगल कंस्ट्रक्शन इज इलीगल। बिकॉज सर जब भी ऐसा केस आता है तो हिंदूज के पास सबसे पहले तो एक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती इस चीज़ के लिए। बिकॉज अब आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे संजौली के अंदर भी मस्जिद का केस हुआ है तो उसके अंदर वक्फ बोर्ड सामने निकल के आ गई हुई है। अब अगर सेम वही केस मान लो पालमपुर में होता है और वहाँ पे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है तो मुस्लिम साइड से तो लड़ने के लिए वक्फ बोर्ड बहुत जल्दी आ जाता है, बट जब हिंदू साइड से लड़ने की बारी होती है तो कोई इंडिविजुअल पार्टी होती है और उसके पास सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं होती कि मैं इस कोर्ट के चक्कर में ले कैसे जाऊँ। तो उस जगह पे डू यू थिंक दैट देयर शुड बी सम चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग लॉ कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा प्रोएक्टिवली होके उस कॉज को लेके जा सके आगे? देखिए, गवर्नमेंट जो होती है वो कानून बनाती है, और जो जिसको बोलते हैं, और जो कमिश्नर है या कोर्ट है वो उसको इम्प्लीमेंट करती है। कोई ना कोई तो कंप्लेंट करेगा ना, तभी गवर्नमेंट के संज्ञान में आएगा। मेरा मानना ये है कि लोगों को कोई भी लगे, कुछ भी लगे कि ये गलत हो रहा है, उसकी टाइमली कंप्लेंट जो है वो करे, ताकि उसको इस पर टाइमली एक्शन हो सके। अब मैं ये बोलना चाहूँगा, जब अगर कंप्लेंट 2010 में इलीगल की अगर कॉर्पोरेशन के पास आ गई थी तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को उस टाइम एक्शन लेना चाहिए था, 2010 में लेना चाहिए था, 2024 तक बात ही नहीं पहुँचती। लेकिन वही बोल रहा हूँ कि ढील रवैया जो है ये ऑफिशियल्स को, बाद में दोष जो है वो गवर्नमेंट्स को थोप देते हैं, ये कांग्रेस गवर्नमेंट है इसकी कमी रही, या बीजेपी गवर्नमेंट है इसकी कमी रही। लेकिन ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज को अपना काम जो है बेखूबी, मैं समझता हूँ, करना चाहिए, कानून के दायरे में रह के करना चाहिए समय पे। बट सर इसके अंदर एंड में आके जब भी फिर ऑफिसर्स के ऊपर भी बात आती है तो हर गवर्नमेंट जब भी कोई ऐसा मुद्दा उठता है तो उन ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर देती है, बट कभी आज तक ऐसा नहीं हो कि ऐसे ऑफिसर्स का जिन्होंने ऐसे एरिंग डिसीजंस लिया उनका कोई एग्जाम्पल भी क्रिएट किया हो ताकि आगे ये ना हो सके। क्यों नहीं लिए हैं? कई केसेस में जेई सस्पेंड हुए हैं, ये कंस्ट्रक्शंस के मामले में बोल रहा हूँ। अब तो जवाबदेही ही तय है, और मैं जो जवाबदेही जो है तय करने वाली बात है वो बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन में कई बार हो जाता है, देरी हो जाती है। वो उसको गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी गलत करे तो किसकी जिम्मेवारी बनती है, उसने अपना काम ठीक तरह किया या नहीं किया, वो तय करेगी। सर आपने और विक्रमादित्य जी ने एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे कि डिपार्टमेंट के थ्रू 2 लाख रुपए आए थे
और उसके बाद जयराम ठाकुर जी के ऑफिस के थ्रू भी 12 लाख का जो फंड था मस्जिद की कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया था। सर ये बहुत ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस हैं। अगर अपोजिट साइड उसके ऊपर आपके ऊपर कभी मानहानि का केस करती है तो आप अपने उन क्लेम्स को बैकअप कर पाएंगे? जो 12 लाख रुपए की बात है, मुझे कई लोगों ने बोला है कि 12 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। अब जिम्मेवार कौन है? मैं एक कहावत जो है बोल आपके चैनल को बताना चाहूँगा, व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, अनईजी लाइज द हेड हु वेयर्स द क्राउन। जिम्मेवारी किसकी है? उसकी जिम्मेवारी जो टॉप पे बैठा है वो है। अगर आज कोई सरकारी एम्प्लॉय या कोई मर्डर हो जाता है स्टेट के अंदर, कोई अप्रिय घटना हो जाती है, उसका जिम्मेवार तो मुख्यमंत्री रहता है। डायरेक्ट ब्लेम तो मुख्यमंत्री को करेंगे ना। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि उनके समय में भी आए हैं और उनकी जिम्मेवारी बनती है। इस बात की तो उनकी जिम्मेवारी बनेगी, वो हाँ करें या ना करें। रही बात लीगल एक्शन की, उनको जो ना हो, इट इज इज ओन फ्री विल, उसमें वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ भी उनका बोलना चाहूँगा कि उन्होंने खुद ही परमिशन दी है, खुद ही पैसे दिए और आंदोलन भी अब खुद ही कर रहे हैं। बाद में करा ना, पहले उठाई तो कांग्रेस के हमारे काउंसलर्स ने बात उठाई है। ये जो वही बोल रहा हूँ, कुछ भी चीज़ हो उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सेंसिटिव होती हैं, उनको मिल बैठ के, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री महोदय को, सुखविंदर जी को मानता हूँ। उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और उसकी कमेटी बनाई है जो विधानसभा कमेटी बनेगी। ये बहुत बड़ी पहल है। नहीं तो जो गवर्नमेंट होती हैं प्रीवियस, मैंने देखा है, तो वो खुद अपनी कमेटी बना लेगी गवर्नमेंट। लेकिन माननीय सुखविंदर जी ने अपनी कमेटी नहीं बनाई है, उन्होंने सर्वदलीय कमेटी बनाई है इन सब चीज़ों के लिए, ताकि किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन ना रह जाए। सर मैं उस कमेटी के ऊपर भी आता हूँ, पर उसके अंदर आपने जब ये सारा का सारा मुद्दा बहुत ज़्यादा उठ गया था तो आपने कुछ स्टेटमेंट्स भी दी थी जिसके अंदर कहा था कि ये देखने की ज़रूरत है कि जिन लोगों ने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन की है, आर दे इलीगल इमिग्रेंट्स, रोहिंग्यास हैं, बांग्लादेशीज हैं। बट उसी के बाद जो हमारे यहाँ पे डीजीपी थे उन्होंने एक अलग स्टेटमेंट दे दी थी कि यहाँ पे तो इस तरीके के इलीगल इमिग्रेंट्स है ही नहीं, रोहिंग्यास तो है ही नहीं, बांग्लादेशी तो है ही नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में कंट्रोवर्शियल हो जाती है कि एक दूसरे को काटती हुई। तो सच क्या है सर उसके अंदर? देखिए ऐसा है, 2000 मैं आपको, अमित कश्यप जी उस समय डीसी हुआ करते थे। उस टाइम न्यूज़पेपर्स ने तो छापा है कि 22 लोग जो हैं वो बाहर के हैं और उनको यहाँ से वापस गए थे वो लोग। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वो लोग जो हैं उस समय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आउटसोर्स के थ्रू वो लग गए थे। तो ये बात, ये किसी से छुपी थोड़ी ना है बात। मैंने ये नहीं बोला, मैंने सिर्फ सवाल किया है कि क्या ये है, उसकी जानकारी तो होनी चाहिए ना, उसी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना, आइडेंटिफिकेशन तो होनी चाहिए। उसमें क्या है, डीजीपी साहब जो पता करेंगे तो पता करे, हो उनका काम ही है इसका, वो इसीलिए बैठे ना डीजीपी, इसीलिए तो जानकारी लेने के लिए। उनके बोलने से नहीं होएगा, इंक्वायरी करने के बाद होगा। सर अभी जो आप एक स्ट्रीट वेंडर वेरिफिकेशन के लिए एक कमेटी बना रहे हो सर, जब भी देश में कोई बड़े बड़े कानून लागू होते हैं तो उसके अंदर एक डिस्कशन का टाइम होता है जहाँ पे पब्लिक से व्यू मांगना जाता है। अब जब इस पॉलिसी को सर बनाया जा रहा है तो उसके अंदर कोई ऐसा पीरियड रखा गया है जिसके अंदर एक हिमाचल की देवभूमि की जनता से भी उसके अंदर कमेंट्स मंगवाए जाएंगे और उसको फिर देखिए ऑब्जेक्शन का समय रहता है, और ऑब्जेक्शन में सजेशन का समय जो है वो ज़रूर रहता है। कोई भी कानून या अमेंड करना हो या कुछ भी, हर डिपार्टमेंट में रहता है, इसमें भी रहेगा। तो हम लोग ज़रूर मांगेंगे। अभी तो कमेटी सिर्फ गठित करी है, अभी नाम आएंगे कौन कौन है उसमें, वो माननीय ऑनरेबल स्पीकर साहब उसको घोषित करेंगे। उसके बाद इमीडिएटली मीटिंग करके सब चीज़ें उसी में डिसाइड। बट सर आपको नहीं लगता कि सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स को वेरीफाई करना इज अ लिटिल शॉर्ट? हमें सिर्फ इमिग्रेंट्स को भी देखना पड़ेगा जो इलीगली आ रहे हैं यहाँ पे। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ओनली, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ हाउस हेल्प, सेल्समैन, about migrants, about laborers, about street vendors। ये मैं कोई भी व्यक्ति आए किसी भी रूप में, एटलीस्ट वो वेरिफिकेशन करा के आए, मेरा मानना है। सर एक जब ये सारा का सारा मुद्दा चल रहा था तो एक और डिस्कशन हुई थी पार्लियामेंट के अंदर जिसके अंदर आउटसाइड इन्वेस्टर्स को हिमाचल में लाने के लिए सेक्शन 118 की बात की जा रही थी कि उसको रिलैक्स करना पड़ेगा। डू यू थिंक रिलैक्सिंग दैट पर्टिकुलर लॉ विल लीड टू इन द लॉन्गर रन डेमोग्राफिक चेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिस लाइन के ऊपर आज उत्तराखंड या असम भी कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए जो सेक्शन 118 परमिशन है वो क्या है? 118 है, किसी ने भी ज़मीन अगर खरीदनी है हिमाचल प्रदेश में किसी भी व्यवसाय के लिए या घर बनाने के लिए, उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी।
टूरिज्म यूनिट लगाना है, हाउसिंग का लगाना है, घर बनाना है, उसके लिए अलग अलग परमिशन जो है वो रहती हैं और वैसे ही एसेंशियल सर्टिफिकेट रहता है। मेरा मानना ये है कोई भी देश जिसने तरक्की करी है या सिटी तरक्की करी है अगर किसी ने, तो वो इन्वेस्टमेंट से करी है। मेरा खुद का मानना ये है। अगर आप देखेंगे गुड़गांव इज अ फ्रेश एग्जाम्पल, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा आर सेकेंड ऑप्शंस। आप अगर पड़ोस में देखेंगे तो जीरकपुर आप देखिए, इन्वेस्टर आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम होती है। कोई जीएसटी की इनकम होगी, कोई किसी का ट्रक होगा, कोई बजरी बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई लेबरर है। मतलब अलग अलग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है लोग यहाँ आएंगे, रीसेल होगी उसकी, तो उसमें गवर्नमेंट को जो है रेवेन्यू का फ़ायदा रहेगा। तो ये सब। और अगर हम सोचते हैं कि 10 साल के अंदर हमने हिमाचल को कर्जा मुक्त बनाना है, तो मैं समझता हूँ कि ये 118 में संशोधन करना ये ज़रूरी है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ताकि हमारे अब लैंड प्राइसेस हैं, आप देखेंगे अगर आप पड़ोस के राज्यों में भी साथ में चले जाएंगे, हरियाणा चले जाएंगे साथ में, या चंडीगढ़ भी चले जाएंगे, आज एक एक प्लॉट जो है वो कितने का है। यहाँ पे तो लैंड होल्डर्स हैं लोग, वो अपना व्यवसाय कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि वो उनको जरूरी है कि बेचना है। तो अपॉर्चुनिटी एक क्रिएट हो जाएगी लोगों को पैसे कमाने की। और कोई जो नहीं उसमें जिनका लैंड नहीं है वो कुछ और कर रहे हैं, उनको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़ायदा मैं समझता हूँ वो उनको भी होगा, और गवर्नमेंट को भी जो है जीएसटी के माध्यम से, रेवेन्यू के माध्यम से कुछ ना कुछ, बिजली पे आएगा, हाउस टैक्स आएगा, प्रॉपर्टी टैक्स आएगा। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा पहल रहेगी। सर जो ये मेरा क्वेश्चन है सर, इसका जो ओरिजिन है इट डज नॉट लाई विद द कम्युनल कॉजेस। उसका कहीं ना कहीं पे कॉज ये भी है क्योंकि जो हिमाचल है वो भी दो तरह का हिमाचल है। एक हिमाचल है जो थोड़ा सा लोअर पार्ट्स में बसता है, और एक हिमाचल है जो थोड़ा सा अपर पार्ट्स में बसता है। हमारे नीचे तो कुल देवियाँ होती हैं, पर ऊपर हमारे यहाँ पे हर गांव के अंदर एक लोकल देवी देवता होता है। तो कहीं ना कहीं पे लोकल्स का एक डर ये भी रहता है कि जब बाहर से अगर हमारी सेम सनातन का, हिंदू धर्म का भी अगर लोग यहाँ पे आके माइग्रेट करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे जो हमारा एज अ लोकल पर्सन, हमारे लोकल देवता के साथ एक कनेक्शन है, उसकी रिस्पेक्ट एक आउटसाइड कम्युनिटी का आदमी कभी कर नहीं पाएगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कल्चर हम कहीं ना कहीं पे लूज कर देंगे। दैट इज वेयर दिस क्वेश्चन इज कमिंग कल्चर फ्रॉम। लूज करना ना करना वो तो आप जो अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं उसके ऊपर है ना। मेरी आस्था हमारे फोर फादर्स कोई 50 जनरेशन पहले, 50-70 जनरेशन पहले जब कभी आए हैं, राजस्थान से कांगड़ा आए, कांगड़ा से कुटलैड़ गए, कुटलैड़ से डिस्ट्रिक्ट शिमला में आए हैं, पर हमने तो अपने फेथ लूज नहीं किया है। तो ये तो आप कैसे अपनी जनरेशन को, अगली जनरेशन को आप समझाते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड रहेगा, मैं समझता हूँ। तो और कोई भी बाहर से अगर आता है तो वो कौन सा वोटर बन रहा है इधर, ये भी मैं मानता हूँ। वोटर तो आप अगर बनाएंगे उसको, आप चाहेंगे तो बनेगा। यहाँ से कई लोग हैं, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की भी बात करता हूँ, यहाँ रहते हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, वो पूरे हिमाचल से, क्योंकि शिमला बीइंग अ कैपिटल, ऑफिसेज हैं यहाँ पे, सब लोगों ने अपने अपने घर बनाए हुए हैं। पर क्या है कि वो वोटर जो है अपने अपने क्षेत्रों के हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो है गाँव की तरफ भी रहता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई डेमोग्राफिक चेंज आ गया। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं। सर जो भी अभी करंट मुद्दों के ऊपर आपने अभी स्टैंड लिया है, इट हैज बीन लॉडेड वाइडली बाय द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम ऑल सेक्शन, आइदर इट इज फ्रॉम द बीजेपी और फ्रॉम कांग्रेस इटसेल्फ। थोड़ा सा मैं नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन लूंगा, ज़्यादा नहीं उसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाहता। हिमाचल इस टाइम पे व्हाट आई कंसिडर इज अ सैंडविच स्टेट। जो पहले ऊपर कश्मीर में होता था आतंकवादी घटनाएं, वो पिछले 8 महीने से 9 महीने से अब जम्मू तक पहुंच गई हुई है। पंजाब के अंदर हमको ये माहौल लगता है कि जो हमारे करंट पीएम है वो 2 बारी पटना साहब तो जा सकते हैं, पर वो हरमंदर साहब जा नहीं रहे, और वहाँ से भी एक अलग तरह की हेट निकल के आ रही है। ऐसे में जो हमारी नेशनल लीडरशिप है कांग्रेस की, मिस्टर राहुल गांधी, वो कभी कास्ट सेंसस की बात करते हैं, कभी फॉरेन प्लेटफॉर्म पे जाके आउटसाइड कंट्रीज को बोलते हैं इंटरवीन करने के लिए, एंड देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल इन द कंट्री इटसेल्फ विच इज सेइंग दैट इट इज अ फिट केस फॉर ट्रीजन ऑल्सो। ऐसे केस में सर आप इन दोनों पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखते हैं, स्टेट एंड नेशनल की पॉलिटिक्स को? देखिए, स्टेट पॉलिटिक्स अपने हिसाब से चलती है और नेशनल पॉलिटिक्स अपने हिसाब से चलती है। जहाँ तक आपने प्रधानमंत्री महोदय की बात करी है कि वो इधर जा रहे हैं या वहाँ पे नहीं जा रहे, कुछ कर रहे हैं, वो तो उनके अपनी वो जाने, और या उनकी टीम जाने कहाँ पे ले जाना है, वो तो उनकी टीम ने देखना है या उन्होंने खुद देखना है, उनकी पार्टी ने देखना है। वी आर नॉट टू डिसाइड वेयर ही शुड गो और नॉट गो। बट जहाँ तक राहुल जी ने बोला है सेंसस
की बात करिए, बिल्कुल ठीक करिए। हमारे सेंसस कब हुए थे? 2011 में हमारे सेंसस हुए हैं, तब के हमारे चल रहे हैं। तब से आबादी कितनी बढ़ गई है। अब आबादी बढ़ी है तो नेचुरली हर समुदाय के लोग बड़े होंगे, तो फिगर तो हमारे पास होना चाहिए ना। उसी आधार पे हम आगे की प्लानिंग जो है, अगले 10 साल की 5 साल की प्लानिंग उसी आधार पे करेंगे ना हम लोग। तो 14 साल हो गए। एक पुश्त का जो जिसको बोलते हैं जनरेशन का 30 साल का ही रखते हैं। एक जनरेशन 30 साल की है, 30 इज वन न्यू जनरेशन को माना जाता है। तो इसलिए वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उसमें क्या गलत बोल रहे हैं वो। बट सर जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आती हैं, कहीं पे सिक्स को इंस्टिगेट कर रहे हैं, कहीं पे हिंदूज के अंदर कास्ट्स के बारे में उनको आपस में डिवाइड कर रहे ये हैं। जो इंस्टिगेशन वाली बात आप कर रहे हैं, ये केवल मात्र कुछ एक लोग जो है अपना पॉलिटिकल हित साधने के लिए लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। सर आपने बहुत से क्वेश्चंस का आंसर किया है। थोड़ा सा यंगस्टर्स के ऊपर आते हैं। जो हमारा आज का यूथ है वो पॉलिटिक्स के नाम पर कहीं ना कहीं पे इरिटेट होता जा रहा है कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करनी। उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है सर? ये बिल्कुल, मैं भी कई लोगों से मिलता हूँ और परिवारों से भी रोज़मर्रा, क्योंकि पब्लिक लाइफ है, रोज़ किसी ना किसी से मिलना होता है। और मुझे ये भी सुनने में आता है, बच्चे बोलते हैं कि नहीं जी हमने नहीं आना, वी डोंट वांट टू कम इनटू पॉलिटिक्स। या माँ बाप ही बोल देते हैं कि ठीक चीज़ नहीं है। लेकिन मैं यही संदेश देना चाहूँगा, अगर आपको ये लगता है इसमें गलत है तो आप आओ और इसको ठीक करो। इसमें क्या बुरा है? माई डेस्टिनी वो या माई एम वॉज नॉट टू कम इन टू पॉलिटिक्स, बट दिस वॉज डेस्टिनी। अपने आप ही धीरे धीरे जो है हम लोग शिफ्ट होते गए। आके जो हम लोग सोचते हैं या कि ये नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं आज के यंगस्टर्स को यही बोलना चाहूँगा कि इससे दूर मत भागें, उससे समस्या हल होने वाली नहीं है। आप लोगों को सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप छोड़ के फील्ड में आना पड़ेगा असलियत को जानने के लिए। और अगर आपको लगता है कि वो कुछ चीज़ गलत हो रही है तो उसके लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए। और आवाज़ उठाने का सबसे अच्छा माध्यम जो है वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है। उसमें आप लोग आइए ताकि आपकी आवाज़ जो है बुलंद हो सके। आज अगर आप देखेंगे पंचायती राज के हमारे चुनाव होते हैं, चाहे बीडीसी प्रधान या ज़िला परिषद के होते हैं, मैक्सिमम तो युवा हैं जो 40 साल के नीचे 35 साल के नीचे हैं, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं आपको। अगर आप डाटा लेंगे या नेक्स्ट ईयर भी 2025 दिसंबर में दोबारा चुनाव आएंगे, आप देखेंगे जो भी जीत के आते हैं वो तो 30 साल 35 साल यही एवरेज एज है। कई तो 22 साल के लोग आते हैं। कई उदाहरण ऐसे 20-25 साल में चेयरमैन बन गए हैं वो लोग। तो उन्होंने भी कुछ सोचा होगा। अगर बदलाव लाना है तो हिंदुस्तान के युवाओं को राजनीति में उतरना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। इतनी लंबी डिस्कशन हमारे साथ करने के लिए। आई थिंक जो हमारे व्यूअर्स हैं दे वांटेड टू हियर यू एंड थैंक्स फॉर obliging us with this particular podcast. Thanks a lot. थैंक यू। नमस्कार।